आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से। आपको बता दें कि लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम लोग मौजूद थे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग की ओर से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को राष्ट्रीय ओबीसी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जय हिंद ने संबोधित किया है और उनके साथ मंच पर कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं, जिनमें जितेंद्र बघेल सचिन, राष्ट्रीय ओबीसी सलाहकार परिषद के सचिव मनोज यादव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष ओम प्रकाश महतो और अन्य नेता शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर अनिल जय हिंद ने कई बड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती, सामाजिक क्रांति और वैज्ञानिक आधार पर जाति जनगणना की मांगों को प्रमुखता से रखा है। और साथ ही आपको बता दें उन्होंने तेलंगाना मॉडल को सम्मान देने, महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी महिलाओं को उचित हिस्सेदारी देने और जनगणना में ओबीसी वर्ग की अनदेखी जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाए हैं। प्रदेश संगठन मंत्री श्री अनिल यादव जी, सभी लोग मौजूद हैं। मैं सभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अनिल। हम उनसे कुछ बात करेंगे कि आज क्या अहम मुद्दे रहे हैं जो उन्होंने प्रेस वार्ता कर उन चीज़ों को बताया है। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने दो मुख्य मुद्दों के लिए बुलाई थी। एक तो जो सबसे बड़े मेरी नज़रों में समाज सुधारक हुए इस देश में, वो महात्मा ज्योतिबा राव फूले हुए, जिन्होंने हजारों साल की जो गुलामी थी, SC ST, अरे क्या कर रहे, जो हजारों साल की SC ST OBC की जो गुलामी थी, जिनको तब अछूत कहा जाता था, शूद्र अति शूद्र कहा जाता था, ठीक है, उससे मुक्ति दिलाने का एक आंदोलन शुरू किया, ठीक है, जिसे आगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बढ़ाया और फिर वो देश का संविधान बना। तो उनकी जयंती 200वीं है, उसको मनाने जा रहे हैं और बड़े बड़े हमारे पार्टी के नेता आएंगे, सामाजिक नेता भी उसमें आएंगे जो सोशल वर्क करते हैं। इसके अलावा जो मोदी जी महिला आरक्षण की बात को कर रहे हुए हैं, और जब मोदी जी 2014 में इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने ओबीसी से संबोधित करते हुए कहा था कि मैं भी ओबीसी हूँ और मेरे को ओबीसी होने के नाते आप मेरे को समर्थन करें, ठीक है। तो ओबीसी होते हुए ये जो महिला आरक्षण हो रहा है, उसमें ओबीसी महिला के लिए उन्होंने प्रोविज़न ही नहीं रखा है। हम चाहते हैं कि 33% के बजाय आरक्षण जो है वो 50% हो जाए, लेकिन उसमें ओबीसी महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले। अगर हमारी ओबीसी माताएं बहनें, उनको प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं मिलेगा तो ये लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूँ घातक है, ठीक नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र में हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जैसे महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व मिलता है, कमजोरी है, तो उनको आरक्षण दिया जा रहा है ताकि उनको प्रतिनिधित्व मिले। ऐसे ही ओबीसी महिलाओं की अलग से ज़्यादा कमजोरी है। अगर ये कॉमन पूल रहेगा तो उनको भागीदारी या पार्लियामेंट में हिस्सेदारी ले नहीं पाएंगे, तो उनको अलग से आरक्षण दे। और हमारे जो लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी थे, उन्होंने पंचायती राज में आप जानते ही हैं कि ओबीसी को आरक्षण दे रखा है, तो उसी बात को तो आगे बढ़ाना है जो ऑलरेडी मिल रहा है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना जो बात हो रही है अभी, उसमें एक तो ये ओबीसी मतलब कंप्लीट नहीं कर रहे। हम चाहते हैं वैज्ञानिक जाति गणना हो, जैसे तेलंगाना में हुई थी, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सभी जो आयाम है, ऐसे प्रश्न पूछे हैं कि उन आयाम से पता लगे कि किस जाति में क्या कमजोरी है। अभी तो इन्होंने जो प्रश्न नंबर 12 किया है, उसमें सिर्फ ये एक कॉलम लिखा है SC/ST/अदर्स, तो ये तो ओबीसी का नाम भी नहीं ले रहे, तो ये क्या जाति गणना करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है इस समय की, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, महिलाएं जो हैं क्योंकि कमज़ोर हैं, उनको सुरक्षा हमेशा मिलनी चाहिए, और जो सुरक्षा महिलाओं को मिलनी चाहिए, दुख की बात है उतनी सुरक्षा उनको नहीं मिल रही। आए दिन हम खबरें पढ़ते रहते हैं कि महिलाओं पे किस तरह से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, घर के अंदर भी हो रहा है, घर के बाहर भी हो रहा है। सभी पत्रकार बंधुओं और बहनों का मैं स्वागत करता हूं। आप अपनी इतनी मसरूफियत के बावजूद समय निकाल करके हमारे बीच में आए हमारी बातों को सुनने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि जो बातें हम कहेंगे आज अभी, उसको आप अपने माध्यम के द्वारा जन जन पहुंचाने का काम करेंगे। तो साथियों,
आज की जो महत्वपूर्ण ये पत्रकार वार्ता है वो हमने बुलाई थी एक विशेष उद्देश्य को लेकर के कि महात्मा फूले जिन्होंने सत्य शोधक समाज की शुरुआत की, उनकी 200वीं जयंती 11 अप्रैल 2026 को होने जा रही है और उसको हम बहुत ही भव्य तरीके से मनाएंगे, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फूले वो शख्सियत हैं जिन्होंने आधुनिक युग में जो सामाजिक न्याय की और समता की जो लड़ाई थी उसको शुरू किया। महात्मा फूले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले, उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए समता के द्वार खोले, शिक्षा के द्वार खोले और जो ऊंच नीच जातिगत होती है उसका उन्होंने पर्दाफाश किया, पाखंड का पर्दाफाश किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि महात्मा फूले मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे गुरु हैं। तो ऐसे महान शख्सियत की 200वीं जयंती होने जा रही है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग की तरफ से हम लोग उसको लखनऊ के जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मार्स ऑडिटोरियम है उसमें सेलिब्रेट करेंगे। और इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक नेता इसमें सम्मिलित होंगे। मैं कुछ नाम आपके सामने रख रहा हूं। श्री भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री रहे और अभी हमारी पार्टी के महासचिव हैं, पंजाब के प्रभारी हैं। इसमें श्री पूनम प्रभाकर जी जो तेलंगाना के परिवहन मंत्री हैं और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं। श्री अविनाश पांडे जी आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। श्री के राजू जी जो झारखंड के प्रभारी हैं और प्रभारी हैं। श्री कमलेश्वर पटेल जी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। श्री अजय राय जी को आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। हमारे भाई श्री राकेश राठौर जी जो सीतापुर से सांसद हैं। हमारे एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी। हमारे अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी। हमारी जो सीएलपी लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में सुश्री आराधना मिश्रा जी। श्री रवि वर्मा जी जो पूर्व सांसद हैं। हमारे विधायक श्री वीरेंद्र चौधरी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और भी बहुत सारे नेता आप देख रहे हैं यहाँ पे भी मौजूद हैं और उस कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। तो महात्मा फूले के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अकेले ही सामाजिक क्रांति का बिगुल फूंका और ओबीसी एससी एसटी जो कहा जाता है और उस समय उनको शूद्र, अतिशूद्र, अछूत बोला जाता था, उनको सामाजिक गुलामी से मुक्ति दिलाने का काम किया। आज भी ये जो सामाजिक असमानता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आज भी थोड़ी बहुत मौजूद है। हालांकि बड़ा अच्छा संविधान बन गया और उसके विरुद्ध लगातार कांग्रेस पार्टी और हमारे न्याय योद्धा राहुल जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि जो जातीय जनगणना की वो बात कर रहे हैं वो सिर्फ जातियों की गिनती करने जा रहे हैं। इस तरह की गिनती का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जातीय जनगणना का मतलब तब है कि जब तभी जो जातियां हैं उनकी जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सभी परिस्थितियों का मालूम पता लगे और फिर उन अलग अलग जातियों की जो अलग अलग कमजोरियां हैं उनको दूर करने का प्रयास हो। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि तेलंगाना में ये एक्सरसाइज हुई और सभी स्टेक होल्डर से बात करके क्वेश्चनर बना जिसमें 54 प्रश्न थे। 54 प्रश्न की प्रश्नावली बनी तेलंगाना में
अभी तो ये जो सेंसस कमिश्नर साहब ने एक नया शुरू किया, उसमें किसी स्टेक होल्डर को बुला के पूछा नहीं उन्होंने, तानाशाही तरीके से, जैसे कि उनकी आदत है, उन्होंने जाति जनगणना शुरू कर दी। लेकिन तेलंगाना में तमाम जो सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, तमाम एक्टिविस्ट, उनकी राय ली गई और वो 54 प्रश्नों का एक प्रश्नावली बनाई गई ताकि वैज्ञानिक गिनती हो सके। मैं आपको एक दो प्रश्न बताता हूं थोड़ा, जिससे आपको आइडिया हो कि किस तरह से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति पता लगाने के लिए प्रश्न पूछे गए। जैसे उसमें एक प्रश्न था कि क्या आप मंदिर में जा सकते हो। वो सामाजिक स्थिति पता लगाने के लिए एक प्रश्न था कि क्या आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। अगर प्रवेश कर सकते हो तो कहां तक प्रवेश कर सकते हो। क्या आप सीढ़ियां चढ़ सकते हो, क्या आप उसके आंगन में जा सकते हो, क्या आप उसमें अंदर जाके घंटी भी दबा सकते हो, क्या आप मूर्ति जो वहां पे है उसको छू सकते हो। तो अलग अलग जातियों की क्या सामाजिक स्थिति थी, इस प्रश्न से उसका आकलन होता है। एक प्रश्न जैसे आर्थिक के लिए मैं आपको बताऊं, उसमें ये था कि मान लीजिए आपको 25,000 रुपए की अचानक जरूरत पड़ गई, बच्चा बीमार हो गया, आपके पास पैसा नहीं है, आप वो 25,000 रुपए कहां से लेंगे। तो जो समृद्ध लोग होंगे वो तो कहेंगे चलो मेरे पास नहीं है तो मैं अपने दोस्त को कहूंगा भाई पेटीएम कर दे। लेकिन जो असली गरीब जो जातियों में लोग थे, उन्होंने कहा जी हम किसी साहूकार के पास जाएंगे, हमें 5% पे 2% पे पैसा मिलेगा। तो ये मैं आपको थोड़ा उदाहरण दे रहा हूं कि इस प्रकार से वहां पे प्रश्न रखे गए। अब ये मोदी जी के निर्देश पे जो जाति जनगणना जिसको सेंसस कमिश्नर कर रहे हैं, इसमें एक प्रश्न नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें एक कॉलम है कि जो आपका घर किसका है, तो उन्होंने लिखा है कि SC/ST/अदर्स। तो ये अदर्स का क्या मतलब है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको ओबीसी कहा जाता है, और मोदी जी छाती ठोक के कह रहे हैं कि मैं जाति जनगणना कराऊंगा। जब आप जाति जनगणना कराएंगे तो किसका कच्चा मकान है, किसका पक्का मकान है, अगर ये नहीं पता लगेगा किस ओबीसी का है या एससी के या किस जाति के घर में कंप्यूटर है या स्कूटर है या 4 व्हीलर है, अगर ये आप नहीं पता करेंगे तो फिर उस जाति के बारे में सिवाय गिनती के और क्या पता लगेगा। तो ये प्रश्न उन्होंने नहीं डाला। तो इस तरह की जाति जनगणना का हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक जाति गणना जिसका रोल मॉडल तेलंगाना में है, उसके आधार पे वो जाति जनगणना होनी चाहिए। दूसरा, उस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा रहेगा वो जो हमारे मंत्री जी थे जिनके डिपार्टमेंट में वो जाति जनगणना हुई, वो थे श्री पोनम प्रभाकर, जो तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं और वहाँ के जो बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं। उनका हम इतने अच्छे काम के लिए उस दिन स्वागत करने जा रहे हैं। उनको महात्मा फूले सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अब जो वर्तमान का जिसको बोलते हैं कि एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, जिसके बारे में मोदी जी ने इंडियन एक्सप्रेस में आज आर्टिकल भी लिखा है, वो महिला आरक्षण का मुद्दा है। महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी महिलाओं की उपेक्षा की जा रही है। इसमें जो ये विधेयक लेकर आ रहे हैं और जो हमें जानकारियां अभी तक मिल रही हैं, उसमें 273 सीटें बढ़ाई जाएंगी और महिलाओं के लिए, ओबीसी महिलाओं के लिए उसमें कोई प्रोविजन नहीं होगा। तो ये 33% आरक्षण करने जा रहे हैं। हम महिलाओं के समर्थक हैं, हम चाहते हैं महिलाओं का आरक्षण हो और 33% नहीं बल्कि उनकी आबादी के अनुपात में 50% या जो भी आबादी उनकी निकल के आती है वो हो। लेकिन इस देश में अलग अलग वर्ग की महिलाएं हैं, एक वर्ग की महिलाएं नहीं है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी महिलाएं हैं। अगर उनको ये जो पार्लियामेंट में या विधानसभा में ये जो विधेयक लेने जा रहे हैं, उनको अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। कोई भी लोकतंत्र जिसमें एक बड़े सेक्शन को, और महिलाओं में मैं समझता हूँ ओबीसी की प्रतिशत जो है, अलग अलग जो जाति गणना बिहार में हुई है या तेलंगाना में हुई है,
कहीं 56% आई है, कहीं 65% आई है। तो 60% लगभग महिलाएं जो ओबीसी की हैं, उनको अगर आरक्षण नहीं मिला तो वो चुन के नहीं आ सकती। क्योंकि अभी आप देखें, जब से देश आजाद हुआ है, जितनी भी लोकसभा बनी है, इवन जो पुरुष हैं जहां भी वो नहीं भी है आरक्षण, तो 25% से ज्यादा ओबीसी के पुरुष जीत के नहीं आते। महिलाओं की परिस्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। और हम उस पार्टी से आते हैं जिसमें राजीव गांधी जी ने पंचायती राज कायम किया और उसमें ओबीसी को आरक्षण दिया। ओबीसी को पंचायत में ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा है। और मोदी जी छाती ठोक ठोक के जब वोट लेने की बात आती है तो कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, मेरे को नीच मत कहो, मैं ओबीसी हूं। लेकिन जब ओबीसी बहनों और माताओं को उनका अधिकार दिलाने की बात आती है तो वो अपना बुलडोजर चला देते हैं, उसकी तरफ उनको गौर नहीं करते। तो जैसे धृतराष्ट्र थे, उनको कौरवों के अलावा कुछ नहीं नजर आता था, ना उनको पांडव नजर आते थे, ना उनको श्री कृष्ण नजर आता था, ना द्रौपदी का चीरहरण नजर आता था। ऐसे ही हमारे मोदी जी को जब देने की बात, अधिकार, संवैधानिक अधिकार देने की बात आती है तो ओबीसी महिलाएं नहीं नजर आ रही। तो मैं मोदी जी को एक बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि ये जो विधेयक लेकर के आ रहे हैं, ये जैसे हमारे लेट प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने पंचायती राज में विधेयक में ओबीसी को आरक्षण दिया था, उस आरक्षण के साथ इस विधेयक को लेकर के आए। वरना इस देश के जो ओबीसी हैं वो इसको चुपचाप बर्दाश्त करने वाले नहीं। देश आजाद हुए इतने साल हो गए, ना उनको नौकरियों में हिस्सेदारी मिल रही है, ना उनको मीडिया में हिस्सेदारी मिल रही है। आप 500 टॉप फॉर्च्यून कंपनियां उठा के देखें, उसमें आपको ओबीसी नहीं मिलेगा। और आप उनको लोकतंत्र के जो प्रतिनिधित्व है उससे भी बुलडोजर चला करके बाहर करने की ये जो कोशिश की जा रही है, इसको हमारे देश का ओबीसी बर्दाश्त नहीं करने वाला। मैं अपने नेता जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं आदरणीय खड़गे साहब और हमारे जो न्याय योद्धा है राहुल गांधी जी, उनसे सलाह करके, उनका मार्गदर्शन लेकर के एक बहुत बड़ा देशव्यापी जन आंदोलन हम ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिले उसके लिए करेंगे। और मोदी जी को मैं आखिरी एक बात कहना चाहता हूं कि आप समझिए कि पावर ऑफ द पीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीपल इन पावर। यानी जनशक्ति हमेशा सत्ता शक्ति से ज्यादा ताकतवर होती है। तो समय रहते आप ओबीसी महिलाओं को उनका हक, उनका अधिकार दे दें, यही अच्छा होगा। वरना लोकतांत्रिक तरीके से आपको हटा दिया जाएगा। तो फिलहाल तो मुझे यही अपना वक्तव्य देना था। इसके अलावा अगर आपके कोई प्रश्न मुझसे या मेरे साथी इतने बैठे हैं, सभी विद्वान हैं, तो आप बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। अनिल जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, क्या आपको कहीं है नहीं तेलंगाना और कर्नाटक के अलावा रास्ता क्या? अगर नहीं देखिए, रास्ता जो है ना लोकतंत्र में, वो हमें गांधी जी सिखा गए हैं, सत्याग्रह। अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं तो उसका लड़ने का तरीका हमें महात्मा गांधी ने बता दिया है। हम उस रास्ते को अपनाएंगे, नंबर 1। और नंबर 2, हमारे देश के ओबीसी जब उनके अधिकारों को बुलडोज किया जाएगा, कुचला जाएगा, तो जब भी चुनाव आएंगे वो अपने तरीके से उसका जवाब देंगे। इसके लिए आप क्या प्रक्रिया, क्या कांग्रेस क्या प्रक्रिया अपनानी? हाँ, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सभी इस देश के जो ओबीसी के जो लोग हैं, और सिर्फ ये नहीं कि जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम हमेशा अपने कार्यक्रमों में, खासतौर पे मैं ओबीसी विभाग की बात करूंगा, हमने करीब करीब 20 संविधान सम्मेलन किए इस देश में, राहुल जी उसमें आते रहे। तो उसमें सामाजिक संगठनों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और उनको शामिल करते हैं। तो ये आंदोलन सिर्फ कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं होगा, इसमें और राजनीतिक दल भी शामिल हो सकते हैं और सामाजिक संगठन। वो तो मेरे पास कल शाम से 20 संगठनों का फोन आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में और उसके बाहर के भी, जो कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो बहुत गलत हो रहा है, उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो यही तरीका है। हाँ, जब शुभ दिन होता है ना, आप देखते हैं लखनऊ में 500 शादियां होती हैं शुभ दिन। तो ये इतना शुभ दिन है
कि उसमें बहुत, आपको तो सिर्फ 2 कार्यक्रम का पता है, मेरे को कम से कम 10-12 कार्यक्रम का पता है जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। नहीं, उसमें ओबीसी का होना चाहिए ना। अगर देखिए ओबीसी मतलब ये कहते ना कि एलिफेंट इन द रूम, कमरे के अंदर हाथी बैठा हुआ है और आप कह रहे हैं हमें नजर नहीं आ रहा। ओबीसी सबसे बड़ा सेक्शन है इस देश का, और ये सेंसस कमिश्नर तो नेचुरली मोदी सरकार के निर्देश अनुसार उसने क्वेश्चन बनाए हैं, उसमें ओबीसी का कॉलम ही नहीं है। लगता है कॉलम आ जाएगा। देखिए ऐसा है कि देर हो सकती है, ठीक है, लेकिन अंधेर नहीं होगी, कभी ना कभी तुमको डालना पड़ेगा। जैसे जी जी बहन, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि ओबीसी वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा उनकी तरफ से दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी के जो गुरु हैं वो मुसोलिनी और गोइबल्स हैं, जो वो कुछ भी नहीं करते उसके बारे में बोलते हैं। अब अगर ओबीसी प्रधानमंत्री इस देश का है, अगर जैसे वो क्लेम करते हैं, तो उसमें जातीय जनगणना में क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने ओबीसी का जिक्र क्यों नहीं किया? जब एससी का जिक्र किया, एसटी का किया, अदर्स, क्या ओबीसी एग्जिस्ट नहीं करते? तो वो तो झूठ 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 बस। तो अब बीजेपी के स्टैंड को क्या कहें? प्रतिनिधित्व किसने कितना दिया ये जनता जानती है। धन्यवाद। 12 तारीख को ही हो रहा है। 12 तारीख को हमारा रन फॉर अम्बेडकर नई दिल्ली में इंडिया गेट के ऊपर रन फॉर अम्बेडकर कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें करीब करीब 10,000 युवा जो है ना रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो मैराथन रेस करेंगे इंडिया गेट से लेकर के जो बाबा साहब का जहाँ परिनिर्वाण हुआ था वहाँ पे। तो ये 12 तारीख का कार्यक्रम है। उसके अलावा 14 तारीख के बहुत सारे कार्यक्रम है, जिसमें राहुल जी जा रहे हैं, हमारे गौतम जी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। तो ये कार्यक्रम काफी सारे होने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे अनिल जैन, जिन्होंने बताया कि जातीय जनगणना क्यों ज़रूरी है और जिस तरीके की इस समय राजनीति चल रही है उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और आगे आने वाले समय में जिस तरह की सत्ता चल रही है महिलाओं के लिए आरक्षण है तो, पर जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।